ये विशाल हट्टे कट्टे स्वस्थ जानवर अपने मालिकों का गर्व और खुशी हैं। हम लोग अपने जानवरों को जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ रहे हैं। दुनिया मांस और दूध की और भूखी होती जा रही है। पशुओं का दोहन सीमाएं लांघ रहा है। धरती के साथ भी यही हो रहा है। अगर हम जानवरों को भोजन पैदा करने की मशीनें बना सकते हैं तो क्या हम उन्हें पर्यावरण अनुकूल ढंग से ब्रीड नहीं कर सकते? ऐसा कोई भी इकोलॉजिकल क्षेत्र नहीं है जहां जेनेटिक्स या जीनोमिक्स के जरिए समाधान नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक ज्यादा टिकाऊ जानवर तैयार करने पर काम कर रहे हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए या कृत्रिम ढंग से उनके जेनेटिक कोड को बदलकर। ये क्या है? खाद्य उत्पादन को और टिकाऊ बनाने के क्रांतिकारी उपाय या कुदरत के साथ खतरनाक छेड़छाड़? 10,000 साल से भी ज्यादा समय से इंसान मक्का और चावल की फसलों में सुधार करते आए हैं। जुकीनी का जहर खत्म हो गया है। भेड़ें ज्यादा मजबूत और भेड़िए ज्यादा फर्माबरदार हो गए हैं। हम ये काम सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। प्रोफेसर जॉन डुप्रे पशु ब्रीडिंग के नैतिक पहलुओं के जानकार हैं। अगर आप पिछले दशकों के दौरान जानवरों के आकार में बढ़ोतरी की दर को देखें तो उत्पादन के लिहाज से बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मांस और दूध की ज्यादा भूख के चक्कर में मुर्गियां 20 दिन में पूरी तरह तैयार होने लगी हैं। मवेशी हट्टे कट्टे और सुअर 4 अतिरिक्त पसलियों वाले आ गए हैं। 1961 में अमेरिका में एक गाय हर रोज 9 लीटर दूध देती थी। आज की गायें औसतन 28 लीटर दूध दे रही हैं। यानी ब्रीडिंग के जरिए दूध के एक ग्लास का कार्बन फुटप्रिंट कई दशक पहले के मुकाबले 1/3 रह गया है। गायें अपने डकार और पात से अभी भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं, लेकिन ज्यादा दूध भी देने लगी हैं। वैसे दूध की कहीं ज्यादा खपत उत्सर्जनों में इन बचतों को खत्म कर सकती है। एक क्रूर पहलू ये भी है कि जानवर भयानक स्थिति में रहते हैं या उन्हें अपने देहों की क्षमता से भी ज्यादा तेजी से बढ़ना या मांस ढोना पड़ता है। हालात को और बुरा बनाने वाला एक खास फैक्टर है दुनिया भर में मीट की खपत में भारी उछाल। पिछले 60 साल में वैश्विक आबादी करीब 3 गुना हो गई है और मांस उत्पादन 5 गुना। इसमें अमीर देशों का हाथ ज्यादा है। मवेशी पालन में बहुत बड़ी मात्रा में पानी और चारे के लिए खेती की जमीन चाहिए होती है। ग्रीन हाउस गैसों का 14% से ज्यादा उत्सर्जन इसी से होता है। मवेशियों से कितना उत्पादन होता है ये छोड़ भी दें तो खाना पैदा करने का हमारा तरीका ही धरती के लिए विनाशकारी है। इसलिए कुछ शोधकर्ता मवेशियों की सस्टेनेबिलिटी में सुधार की कोशिशें कर रहे हैं। एक्वा बाउंटी कंपनी का दावा है कि उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड मछली पारंपरिक रूप से पैदा सैल्मन के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ है। दूसरी समुद्री मछलियों की जीन्स की मदद से उन्होंने अपनी एक्वा एडवांटेज सैल्मन तैयार की है। ये सुपर सैल्मन आम सैल्मन के मुकाबले 2 गुना तेजी से उगती है और उन्हें 25% कम चारा चाहिए होता है। बात सस्टेनेबिलिटी की नहीं है। ये कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड उत्पाद को तैयार करने की बात है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एनजीओ से जुड़ी डाना पर्ल्स ऐसे तरीकों की मुखालफत करती हैं। डेटा भी हम नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा डेटा गोपनीय बिजनेस सूचना के नाम पर छिपा लिया जाता है। हमने कंपनी से जवाब मांगा और उनका वैज्ञानिक डेटा भी, लेकिन इस वीडियो के बनने तक कोई जवाब नहीं आया। अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने 2015 में इस मछली को खाने के लिए सुरक्षित करार दिया था, लेकिन सिविल सोसाइटी और पर्यावरणवादी समूहों की ओर से बड़ी आलोचना हुई और मामला अदालत में गया। इस बारे में वैज्ञानिक सबूत है कि अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड सैल्मन को समुद्री सैल्मन के साथ ब्रीड किया जाता रहेगा तो 2 पीढ़ी बाद समुद्री सैल्मन के पूरी तरह गायब हो जाने का खतरा है। और खतरा सिर्फ इकोसिस्टम पर नहीं है। आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित फायदों की कीमत भी चुकानी पड़ती है, अवांछित म्यूटेशन और दूसरे दुष्प्रभाव के रूप में। 2020 में एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया कि FDA ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड सैल्मन को मंजूरी देते हुए पर्यावरणीय नतीजों की ठीक से जांच नहीं की थी। लेकिन सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में क्या कहेंगे? वांछित खूबियों वाले जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, विशेषताएं उभार कर कमजोरियां हटाई जाती हैं। इस भेड़ ने इनाम जीता है या कहें जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में योगदान दिया है। उसे बनाने वाले सम्मानित किए गए थे। न्यूजीलैंड के अलावा और भला कहां इस भेड़ की ब्रीडिंग होती, जहां भेड़ और इंसान 6:1 के अनुपात में हैं।
मीट और ऊन उद्योगों में सस्टेनेबिलिटी न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी है। हमने पता लगाया है कि हम कम मीथेन वाले जानवर ब्रीड कर सकते हैं। सुजैन रोब सालों से ये देखती आई हैं कि भेड़ें कैसे कम से कम ग्रीन हाउस गैसें छोड़ सकती हैं। हम पेट में भोजन को पचाने वाले कीड़ों को बदल सकते हैं, जिससे उत्सर्जित होने वाली मीथेन की मात्रा बदली जा सकती है। ब्रीडिंग वाली भेड़ों की हर पीढ़ी यहाँ पिछली वाली के मुकाबले कम मीथेन छोड़ती है। समय के साथ ये असर इकट्ठा होता रहता है। डॉक्टर रोव के मुताबिक डकार लेने या पादने में कम मीथेन छोड़ने के अलावा ये भेड़ें ज्यादा मीथेन छोड़ने वाली भेड़ों के मुकाबले स्वस्थ और उत्पादक हैं। जैविक खेती के पैमाने पर भी सही बैठती हैं। कम मीथेन छोड़ने वाली भेड़ों की सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए वैज्ञानिकों को पहले कम गैस छोड़ने वाली भेड़ चाहिए होती है। भेड़ें एक खास हाईटेक चैम्बर में रखी जाती हैं, जहां वे गैस निकालती हैं। इन भेड़ों का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए होता है, उन्हें बेचा नहीं जाता। संस्थान के वैज्ञानिक देश के दौरे पर हैं। ब्रीड चाहे जो भी है, सभी भेड़ों में मीथेन का स्तर जांच रहे हैं। इसका मतलब लोग खुद ज्यादा टिकाऊ जानवर चुन सकते हैं। भेड़ों का ये फाट चैम्बर यानी पाद कक्ष चरने वाले दूसरे जानवरों के काम भी आ सकता है। फिलहाल सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवरों को खाने की मंजूरी है। यूरोपीय संघ ऐसे कदम से अभी दूर है, लेकिन पर्यावरणवादियों और उपभोक्ता अधिकार एक्टिविस्टों को डर है कि एक रोज ये होकर रहेगा। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने जीन संवर्धित मवेशियों के कमर्शियल उत्पादन के लिए एक कानून भी प्रस्तावित किया है। मेरे ख्याल से अगले कुछ वर्षों में, ये समझ लीजिए कि 5 साल में, ये जानवर हमारे भोजन में शामिल होंगे। जेनेटिक दखलंदाजी से सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण को होने वाले संभावित खतरों पर और अवांछित दुष्प्रभावों पर। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत और समय लगता है। ये भी साफ है कि दूध और मांस के उत्पादन में आने वाली समस्याएं पशुओं में महज बदलाव कर देने से दूर नहीं हो सकती।